अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है मेरे पास, वो बोला इन एन एक्सपेरिमेंट। मेरे पास एक, अच्छा इसमें देखो कोई इक्वेशन गिवन नहीं है मुझे ना, तो इन चीजों में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ना। In an equation, 10.8 gram of the carbon oxalic acid is reacted with an axis of alcohol, carbon dioxide limiting reactant है और alcohol axis में ना, the experimental yield of ethyl propanoate is 9.45 ग्राम। अब उसने मुझे ये yield जो है वो दे दी है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्चुअल नहीं है। ये इस टाइप के और भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। द रिलेटिव mass of carboxylic acid is 72, show that the maximum possible yield of the ethyl propanoate is 15 ग्राम। सही है। देखो एक तो ये जो हमारे पास यील्ड है, ये वो बोल रहा है कि शो करो को मैक्सिमम यील्ड जो कि 100% पे आ सकती है। वो बोल रहा है कि शो करो जो यील्ड मैक्सिमम 100% पे आ सकती है वो कितनी है। मैक्सिमम मुझे 100% पे आ सके वो कितनी है, 15 ग्राम। लेकिन हमारे पास आ कितनी रही है, ये आ रही है 9.5 ग्राम। ये कितने परसेंट पे आ रही है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं है पता। ये कितने ये परसेंट पे आ रही है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं है पता। सही। अब यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपल देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, जब भी रिएक्शन करता है एल्कोहल से ना, तो बनता है एस्टर। और जो ये इथाइल प्रोपेनोएट है ना, इसको बोलते हैं एस्टर, ये एस्टर होता है। तो कार्बो अभी क्योंकि ऑर्गेनिक पड़ी नहीं है, तो अभी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं वो बात कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कार्बो ऑर्गेनिक जब भी एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो बनता है एस्टर प्लस वाटर। ठीक है। अब ये हमेशा 1:1 के प्रोपोर्शन में करते हैं। वन कार्बोक्सिलिक एक एल्कोहल से रिएक्शन करता है और एक ही एस्टर बनता है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, 10 ग्राम है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और बोले कि मुझे बताओ कि शो करो कि कैलकुलेशन है कि मैक्सिमम यील्ड कितनी 100% के साथ 15 ग्राम आ रही है। तो वही करेंगे, मोल्स निकालेंगे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड के मोल्स है। अच्छा, उसने मुझे यहाँ पे जो दिया ना, इथाइल इथेनोएट दिया है ना, सॉरी कार्बोक्सिलिक दिया है ना, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, इथाइल प्रोपेनोएट बन रहा है। यानी प्रोपेनोइक एसिड मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जो ऑर्गेनिक पढ़े हुए उनको इस चीज का अंदाजा होगा ना। जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये होता है मेरा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बन है, तो ये मेरे पास बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, तो यहाँ पे मेरे पास तो क्या आ जाएगा इसका, एम आर में कर लूंगा फाइंड आउट। ये प्रोपेनोइक एसिड का एम आर कितना है। प्रोपेनोइक एसिड का एम आर होता है 72। तो ये इसके अब मैं मोल्स करूंगा, ये कैलकुलेट ये आ रहे हैं 0.15 मोल। तो ये उसी तरीके से ये क्या स्टेप वन है। अब स्टेप टू में मैं रेशो मेथड मैंने अप्लाई करना है, लेकिन मैं यहाँ करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रेशो, अच्छा मुझे यहाँ पे जो कंपेयर कराया था ना, वो इन दोनों को मैंने ये हमें ये कंपेयर कराया था कार्बोक्सिलिक का और एस्टर का, ये कंपैरिजन था। अब क्योंकि दोनों का रेशो 1:1 का ही होता है, तो मुझे दोनों के अलग अलग मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो वही मोल्स एस्टर के भी हो जाएंगे। एस्टर के ये कितने हो जाएंगे, 0.15 मोल। सही। तो उसके बाद स्टेप वो थ्री में क्या होगा, अब एस्टर के मोल्स को निकाल दो। सेम वही होगा मेथड ना, एम एन इज इक्वल टू एम और एम आर। एम इज इक्वल टू एन इंटू एम आर। ठीक है। जो एस्टर का मास है, यानी हेमार है इन शॉर्ट, जो मॉलिक्यूलर मास है हेम इथाइल प्रोपेनोएट का पूरे का, वो होता है 100। और मोल्स है 0.15 इंटू 100। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 ग्राम। सही है। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि 15 ग्राम मेरे पास इथाइल इथेनोएट आ रहा है। अच्छा अब देखो, उसने हमें कहा है कि अगले पार्ट में क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट इन दिस एक्सपेरिमेंट। इथाइल प्रोपेनोएट की परसेंटेज यील्ड निकालो कि कितना परसेंट आ रहा है। देखो आग कितना आ रहा था, 9.45 ग्राम, जो हमने अभी ऊपर बताया। और मैक्सिमम कितना आ सकता है, 15 ग्राम। तो सिंपल क्या करोगे आप, 4.9.4 डिवाइडेड बाय, सही है, 50। अच्छा ये हमने उस दिन मैंने फॉर्मूला भी एक इसका आपको बताया था ना। इसका फॉर्मूला होता है गिवन डिवाइडेड बाय ये कैलकुलेटेड। सही है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, गिवन डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला है। गिवन कितना था मुझे, 9.45 ग्राम। फाइंड आउट कितना किया है, 15 ग्राम, और मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 63%। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये परसेंटेज ये फाइंड आउट कर लिया इस तरीके से।
अच्छा देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये है विंटर 20। ये क्वेश्चन 4 है विंटर 20 वेरिएंट 2 1 का। अब वो बोल रहा है फ्लोरीन reacts with the excess sodium hydroxide to produce the sodium fluoride NaF and oxygen. ठीक है। 2F is reacting with 4NaOH to form 2NaF ना। अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड in dm cube at room temperature and pressure when the 0.037 mole of sodium hydroxide react completely with fluorine. गिव योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। देखो अब उसमें सीधी सी चीज के फ्लोरीन को और ऑक्सीजन को कंपेयर करा है। फ्लोरीन का ये वॉल्यूम पूछ लिया, सॉरी ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा, फ्लोरीन का मोल्स दे दिया। मैं मोल्स, देखो उसने मोल्स दे दिया तो आपको अब मोल्स फ्लोरीन के निकालने नहीं है तो 2 मार्क का कर दिया। अगर फ्लोरीन के मोल्स भी निकालने होते तो वो आप, सॉरी सोडियम, गलती से फ्लोरीन कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसने ये कंपेयर कराया ऑक्सीजन से। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये कंपेयर कराया ऑक्सीजन से। ठीक है, अब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स उसने दे दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स उसने दे दिए, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, तो उसे क्वेश्चन 2 मार्क का कर दिया। अगर आपको सोडियम ये हाइड्रोक्साइड के मोल्स भी ये कैलकुलेट करने पड़ते हैं तो 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब आपके पास सिंपल आप रेशो मेथड से ही अप्लाई करोगे ना। क्या होगा, सबसे पहला NaOH और O2 को आपस में कंपेयर कर लोगे। NaOH आपके पास कितने 4, O2 कितना है 1। ठीक है, O2 के पीछे कुछ तो दिया हुआ नहीं है तो इट मीन कि O2 1 है। NaOH के पीछे 4 लिखा है तो इट मीन कि NaOH 4 है। ठीक है, NaOH 4 हो गए, O2 कितना है 1, और NaOH के कितने मोल्स है 0.037। तो आपके पास ये कितना है, O2 कितना है x। तो यहाँ पे आप ये कैलकुलेट कर लोगे, सी 0.037 को जस्ट डिवाइड कर दोगे किससे, 0.037 डिवाइड बाई 4 ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0092। ये आपके पास मोल्स किसके आ गए, मोल्स आ गए O2 के, क्या है 0.00925। ये आपके पास मोल्स किसके आ गए, ये आपके पास आ गए O2 के। अब आपको वॉल्यूम निकालना है O2 का, कुछ करना ही नहीं है अब तो, फॉर्मूला जस्ट अप्लाई होगा, एन इंटू वी, एन इज टू वी और वी आर। अब क्योंकि वी निकालना है तो उसको अब आप ड्राइव कर लोगे, वी इज इक्वल टू एन इंटू वी आर। ठीक है, तो वी आपके पास एन कितना है 0.00925, और वी आर 24 DM क्यूब वो होता है। मैंने आपको अभी ये बात एक्सप्लेन करी है ना, सही। तो 0.00925 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, 0.2222 DM की। सही है, ये आपके पास आंसर है, सही। सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन है वही विंटर 2021 का है, उसी ये क्लियर करना है, लेकिन ये क्वेश्चन 8 है। ठीक है, अब देखो वो यहाँ पे वो बोल क्या रहा है ना आपको, एक मिनट। देखो अब वो आपको बोल रहा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कर रहा है, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्शन कर रहा है, सही। और ये आपके पास इक्वेशन है, 2HNO3 reacting with barium hydroxide to form barium nitrate and H2O। अब जो इस टाइप के होते हैं ना जिसमें ज्यादा वैल्यूज दी होती है, इसमें स्टूडेंट भी कंफ्यूज ये हो जाता है कि सही है करना क्या था, हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैसे आप ये कंफ्यूजन होती है आपकी ना। A student titrates 25 cm cube of dilute nitric acid with a 0.05 mole per dm cube of barium hydroxide using the methyl orange as indicator. The volume of 34 cm cube of aqueous barium hydroxide reacts exactly with the dilute नाइट्रिक एसिड। अब ये जो आपको है ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का है, ये भी बेरियम हाइड्रोक्साइड का पॉल्यूम है। नाइट्रिक एसिड का कितना है 25 cm क्यूब है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट
नाइट्रिक एसिड की वो कंसंट्रेशन बताओ, ठीक है। अच्छा देखो, क्योंकि बहुत ऊपर ये इक्वेशन लिखे तो इक्वेशन को दोबारा या कॉपी कर लेंगे ताकि उसी के नीचे उसका पूरा वर्क कर सके, ठीक है। NO3 2 + 2H2, सही। अच्छा देखो, वो मुझे यहाँ पे बोल क्या रहा है, नाइट्रिक एसिड की उससे मुझे क्या दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है 25 cm3, तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर लूंगा तो ये 0.025 हो जाएगा ना। फिर उसने जो मेरी चीज दी है ना, कंसंट्रेशन पूछी है नाइट्रिक एसिड की ना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का, उससे क्या बोला है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास। बेरियम हाइड्रोक्साइड की क्या चीज उसे दी हुई है, मुझे कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी है, 0.045 मोल पर pm3। सेकेंडली वॉल्यूम कितना है, 34 cm3, मैंने 0.034 pm3। अब मैं क्या करूंगा, वही तीन मेथड अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मोल्स निकालूंगा बेरियम हाइड्रोक्साइड के, फिर उसके जरिए रेशो को मेथड से HNO3 के निकालूंगा, फिर HNO3 की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लूंगा, सही। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मोल्स निकालूंगा बेरियम हाइड्रोक्साइड के ना, N × CV, और 0.034 मल्टीप्लाई बाय 0.045। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.00153, सही है। ये मेरे पास मोल्स किसके आ गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड के। अब मैं रेशो मेथड के जरिए किसके मोल्स निकालूंगा, HNO3 के, ठीक है। अब देखो, अच्छा देखो, अब इनके मोलर रेशो क्या बन रहा है, मोलर रेशो बन रहा है HNO3 और किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो मोलर रेशो क्या बन रहा है, HNO3 कितना है मेरे पास, HNO3 के 2 मोल्स है, सही है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक ही मोल है, तो 2:1, सही है, 2:1। और HNO3 यहाँ पे वो मेरे पास कितना है, HNO3, तो फाइंड आउट करें, बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालने, 0.0000153। मेरे पास यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे किसके, HNO3 के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 × 0.053, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.00306। ये मेरे पास आ गए मोल्स किसकी, HNO3 के ना। अब ये HNO3 के मोल्स का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, यहाँ क्योंकि कुछ जगह नहीं बची तो हम वो नीचे कर लेते हैं, सही। कंसंट्रेशन का वही फॉर्मूला आएगा, C = N/V। एन मेरे पास आ गए 0.00306 डिवाइडेड बाई वी। वी कितना है, वी यहाँ पे मुझे दिया हुआ था, वी HNO3 को स्टार्टिंग में मुझे को दे दिया 0.025, ठीक है। ये रहा 0.025 स्टार्टिंग में मुझे दे दिया था, तो 0.025, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये मेरे पास आंसर क्या आ गया, कंसंट्रेशन क्या आ गई, 0.122 मोल पर TM3। ये मेरे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन आ गई, तो ये फाइनल आंसर आ गया इस तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको जो चीज मुश्किल वो लग रही होगी ना, वो ये चीज मुश्किल फील ये हो रही होगी यहाँ पे, कि उसने यहाँ पे क्या किया है आपको, उसने यहाँ पे जस्ट जो है ना आपके साथ ये चीज उल्टी कर दी है। आपने नॉर्मली आप क्या करते थे, N = C/V आप सबसे लास्ट में यूज करते थे। पहला जो पार्ट है उसमें आप वॉल्यूम या वो मास के फॉर्म से मोल्स निकालते थे। तो देखो इस चीज में अपने आप को ना फिक्स नहीं करना, जो डाटा गिवन हो आपको उसी तरीके से वो करना पड़ता है, सही है। चार फॉर्मूलाज ये गिवन है आपके पास, 3 मोल्स के और एक कंसंट्रेशन वाला है, तो ये चारों फॉर्मूलाज को आपको यूज करना आना चाहिए अगर आपने मोल्स करने तो। अच्छा, ये इसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा है जो हमने किया, लेकिन क्योंकि ये एक और करा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। अब वो बोला है डाइल्यूट
सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एज शोन। ये मुझे इससे क्या किया, इक्वेशन दे दी है, ठीक है। इक्वेशन में क्या हो रहा है, H2SO4 रिएक्ट कर रहा है 2 NaOH से, और आपके पास बन रहा है Na2SO4 प्लस 2H2O, सही। फिर वो बोला है स्टूडेंट टाइट्रेट 25 cm³ ऑफ डाइल्यूट। अच्छा, इसके अगर आप अपनी आसानी चाहते हो तो पहले ये ना नीचे वो लिख लो, नीचे इसलिए लिख लो कि जो जो असल में जो मसला होता है ना स्टूडेंट के साथ, तो ये होता है कि वो डाटा भूल जाता है किसका, वो डाटा कौन सा है। तो अगर अपनी आसानी चाहते हो तो नीचे इक्वेशन दोबारा से नोट डाउन कर लो और डाटा को लिख दो उसका। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट टाइट्रेट 25 cm³ ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अभी मुझे ये पता चलेगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये कितना है, 0.02 DM³ मैंने वही किया, CM³ को 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये DM³ बन गया। अब वो बोल रहा है विद सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड के साथ मैं कर रहा हूँ ऑफ कंसंट्रेशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो कंसंट्रेशन कितनी है, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ कंसंट्रेशन 0.015, सही है, मोल पर TM³। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दे दी ना, 10.015 मोल पर TM³, सही। A volume of 24 cm³ of aqueous sodium hydroxide reacts exactly with a dilute sulfuric acid, सही है। अब वो बोल रहा है कि मैंने इतना वॉल्यूम जो है रिएक्ट करा रहा हूँ मैं, ठीक है, 24 किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी 0.024 DM का, वही चीज़ है, 1000 से डिवाइड करके CM³ को DM³ में कर दिया मुझसे। फिर वो बोले कैलकुलेट द, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। वही मेथड यूज होगा, 3 स्टेप्स में होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन पूछी। सबसे पहले आप ये NaOH की का वॉल्यूम निकालोगे, सॉरी मोल्स निकालोगे। तो कैसा आएगा, N × CV, ये स्टेप 1 है। सी कितना है आपके पास, 0.0150, इंटू वी कितना है, 0.024, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक वो देख लोगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.00036, तो ये आपके पास मोल्स किसके आ रहे हैं, मोल्स आ रहे हैं NaOH के। अच्छा, अब मैं मोलर रेशो दोनों का अप्लाई करूंगा ना। मोलर रेशो क्या आ रहा है, H2SO4 को कंपेयर करूंगा NaOH से, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, एन H2SO4 कितने 1 है और NaOH कितने 2 है, तो मैं 2 अप्लाई किया। अब जब NaOH के मोल्स आ जाएंगे 0.000036, तो इसके कितने मोल्स होंगे, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, जो मेरे पास आंसर आ रहा है ना, तो ये आ गया 0.00 यानी 00018। ये मोल्स किसके आ गए, मोल्स आ गए NaOH के। अभी जो NaOH के मोल्स आए, अब मैं विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन C = N/V, इसमें कंसंट्रेशन निकालूंगा, यानी 0.0018 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम मुझे ऑलरेडी गिवन था यहाँ पे। वॉल्यूम कितना तो गिवन था, 0.025 DM जो उसने मुझे स्टार्टिंग में दिया हुआ था, सही। 0.0018 डिवाइडेड बाय 0.025, तो मेरे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन कितने आ गए, 0.0072 मोल पर टी। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर है, इस तरीके से।